मैप में किसी को डाउट तो नहीं है ना? उसके आगे अपन अब पढ़ते हैं बेसिकली। हाँ सर हम्म सर आपने वर्कशीट ग्रुप में डाली है? बेटा मैंने वर्कशीट लिंक पे शेयर कर रखी है, वर्कशीट 1। आज मैं एक वर्कशीट और दूंगा, तो एक काम करो, परेशान मत हो, मैं दोनों वर्कशीट फिर से व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना? या इनफैक्ट सर मैं लेकिन लिंक में गए थे तो सर उसमें सिर्फ नोट्स आ रहे थे, क्लास नोट्स। असाइनमेंट करके फोल्डर है बेटा, उसमें 2 असाइनमेंट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। असाइनमेंट करके देखो, आप फोल्डर ये है सिर्फ 2 उसमें। असाइनमेंट है। हाँ बस वही तो बोल रहा हूँ मैं, नई वर्कशीट अभी नहीं डाली है। नई वर्कशीट आज पोस्ट करूंगा, तो एक बार व्हाट्सएप भी करूंगा, और वो लिंक में भी वहां पे भी मिल जाएगी आपको, यस सर। ठीक है ना? मिल थैंक यू सर। जाएगी। ओके राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने वाई मैप पूरा डिस्कस कर लिया ना? अच्छा, वाई मैप के अलावा हमने और क्या क्या पढ़ लिया? हमने जस्ट वाई मैप स्टार्ट करने से पहले, कन्वर्जन रिवाइज करने से पहले, हमने परसेंटेज निकालना, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ा था। अपन ने एम्पेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज निकालना पढ़ लिया है ना? यस सर। है ना? हाँ सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज निकालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है? अब अपन बेसिकली एक टर्म की बात कर लेते हैं, बहुत कॉमन सी टर्म है वैसे तो, और बहुत सारी जगह यूज होती है। तो लेट्स डिस्कस डेंसिटी। मतलब कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं अपन, जस्ट एक रैंडम टर्म है, क्वेश्चंस करते में तुम्हारे काम आएगी, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलमोस्ट सबको मास सर अपॉन वॉल्यूम। मास अपन डेंसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? अगर डेंसिटी के अपन मास और वॉल्यूम से कैलकुलेट करें, तो जो भी यूनिट में तुम मास रखोगे और जो भी यूनिट में तुम वॉल्यूम रखोगे, उससे तुमको डेंसिटी मिलके निकल के आ जाएगी, ठीक है? दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी सब्सटेंस, है ना? किसी भी सब्सटेंस का अगर मास और वॉल्यूम पता है, तो उससे अपन डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1, है ना? 1 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी है। तो अगर डेंसिटी वाटर की 1 है, ये डेंसिटी की वैल्यू 1 हो गई, तो वाटर का मास और वाटर का वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि डेंसिटी 1 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पर अगर अपन को किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी दे रखी हो, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस सिंपल सा फॉर्मूला ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? अब ये किसी भी सब्सटेंस पे लग जाता है, दैट मीन सॉलिड तरह पे लगेगा, लिक्विड पे लगेगा और गैस पे भी लग जाएगा, ठीक है? पर जब अपन इस डेंसिटी को गैसेस पे अप्लाई करते हैं, तो इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी आता है। देखो, फॉर गैस, जैसे अपन ने वॉल्यूम का कन्वर्जन पढ़ा था ना, वॉल्यूम का कन्वर्जन पढ़ा था कि भाई वॉल्यूम होता है 1 मोल का 22.4 लीटर। तो उस वॉल्यूम के कन्वर्जन में डेंसिटी कैसे आती है, एक बार तुम चेक कर लो। तो इन फॉर गैसेस, डेंसिटी ऑफ गैस, जिसको मैं डी बोल रहा हूँ, है ना? डेंसिटी को मैं डी बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू पी इंटू एम नॉट अपॉन आर इंटू टी। ये एक्चुअली डेंसिटी का आपके लिए नया फॉर्मूला है, कभी कभी आपको इसको यूज करना पड़ सकता है ना? कभी कभी आपको यूज करना पड़ सकता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ध्यान रखना। ऑब्वियसली क्योंकि ये पी जो है प्रेशर, तो ये केवल गैसेस पे अप्लाई होगा। इसमें मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ ये पी क्या है। तो ये पी है प्रेशर, है ना? ये एटीएम में लेना है, एम नॉट मोलर मास, आर 0.0821 यूनिट है इसकी, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, और टी जो है वो टेम्परेचर है, अगेन इसको भी केल्विन में लेना है, ठीक है? ये मैंने जो जो इस फॉर्मूले में चीजें आ रही हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया है।
तो P प्रेशर हो गया, m0 मॉलिक्यूलर मास हो गया, जिस भी गैस की तुम डेंसिटी निकाल लो उसका, ये R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.0821 फिक्स्ड होती है, मतलब R बदलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, इट इज कांस्टेंट। और T जो है वो टेम्परेचर है, इसको केल्विन सर में लेना है। हाँ बोलो। तो यही बस पूछा था, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे? हाँ, टेम्परेचर पूरी केमिस्ट्री में, पूरे फिजिक्स में, सब जगह केल्विन में लेते हैं, ठीक है ना। कैसे सर आता है एटीएम क्या है टेम्परेचर सर? केल्विन? एटीएम सर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम यूनिट है, जैसे डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ग्राम, मोल, सब यूनिट होती है, लीटर यूनिट है, वैसे एटीएम प्रेशर की यूनिट है। सर ये टेम्परे- 0.0821 0.0821 क्या? यूनिट क्या है वो ठीक से ये दिखाई नहीं दे रही। हाँ, इसकी वो बड़ी दे सी दो। दिख नहीं रही क्या? लो मैं लिख देता हूँ अभी, एज ऑफ नाउ आपके वो काम की नहीं है इतनी, पर मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, एटीएम लीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन, ये इसकी यूनिट है। एटीएम लीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन, ये इसकी यूनिट है। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू अच्छे से याद रखना। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। तो डिग्री सेल्सियस पे कभी टेम्परेचर दे रखा हो तो उसमें 273 ऐड कर दोगे तो आपको टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है। ये अपन ने फॉर्मूला अभी पढ़ा क्यों? क्योंकि अपन अभी गैसेस के वॉल्यूम की भी बात कर रहे थे और गैसेस की अपन बात आगे भी करेंगे। एक्चुअली फॉर्मूला का है, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला 3rd चैप्टर गैस लॉस का है। गैस लॉ में अपन इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, बार बार यूज करते हैं। अभी हो सकता है इसका यूज आ जाए किसी क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन में कभी इसका यूज आ जाए, ठीक है, एक आध क्वेश्चन में यूज आ सकता है। वैसे इन डिटेल अपन को इसको बाद में ही पढ़ना है, पर हो सकता है कभी यूज आ जाए, तो अपन ने मेंशन करके रख लिया, आप इसको याद कर लो, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम नॉट अपॉन आर टी। इसको एक तरह से और भी याद कर सकते हो, मतलब इस तरह से इक्वेशन की तरह भी याद करना चाहो तो पी एम नॉट इक्वल्स डी आर टी, ऐसे भी याद कर सकते हो। सेम चीज लिखी है, ये आर टी को यहाँ मल्टीप्लाई करा तो पी एम नॉट इक्वल्स डी आर टी, सेम चीज है। कैन रिमेंबर आइदर, कोई भी एक याद कर लो। डेंसिटी ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस का ये फॉर्मूला हो गया, मास बाय वॉल्यूम से ही आता है, पर गैसेस पे ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है सबको ये? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चंस में यूज करके दिखाऊंगा मैं, है ना, क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, बट बाकी फॉर्मूला आपको याद करना है, राइट, ठीक है। तो दिस इज तो पास्कल टू एटीएम कन्वर्जन, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, केमिस्ट्री में कम पड़ती है, बट इफ यू वांट तो 1 एटीएम इज 10⁵ पास्कल। ये पास्कल जो है एक और यूनिट होती है प्रेशर, सो 1 एटीएम इज 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 एटीएम इज 10⁵ पास्कल। आर क्या है? कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच होता है, वैसे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक सर है? बार की जरूरत, मतलब बार का इस्तेमाल होगा नहीं ना इस चैप्टर? कम ही होता है, लो लिख लो, 1 एटीएम इज अप्रोक्स 1 बार। यूनिट तो बहुत सारी है, यूज कम होती है। एक और लिख लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी है, होता ही है, तो कांस्टेंट बहुत सारे हैं, कमी थोड़ी है ना। पर हमको अभी जो यूज में आएंगे वो अपन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये सब जो मैंने लिखी है, ये सब प्रेशर की अलग अलग यूनिट है। बाहर बड़ा होगा या पास्कल, बार सर, बड़ा होगा टॉर्क? या एटीएम। सो 1 एटीएम इज एक्चुअली 1.0013 बार, है ना। 1 एटीएम इज 1.0031 बार, तो एटीएम बड़ा होता है स्लाइटली। आप एक सा याद कर लो, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉर्क क्या होता है वो यहाँ पे इससे नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, टॉर्क भी आ जाएगा। ये सब प्रेशर की अलग अलग यूनिट लिखी है मैंने, है ना, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, स्पेस यहाँ पर ही है। तो ऑल्सो 1 एटीएम जो होता है, सर वो नीचे एच के बता रहा हूँ,
760 torr. 1 torr is 1 mm of Hg. ये mm of Hg क्या है? तो अपन जब प्रेशर मेजर करते हैं तो प्रेशर को बैरोमीटर में मेजर करा जाता है, बैरोमीटर में। तो जब जैसे थर्मोमीटर होता है उसी तरह से प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर होता है। तो जैसे थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है वैसे ही बैरोमीटर में भी मरकरी भरा होता है। तो वो जो मरकरी की वर्टिकल ट्यूब होती है, इस तरह की एक ट्यूब होती है ना, उसमें जिस हाइट तक मरकरी ऊपर चढ़ता है उस हाइट के बेसिस पे अपन प्रेशर का अंदाजा लगाते हैं। तो अगर प्रेशर 1 atm है उस केस में मरकरी 760 मिलीमीटर हाइट तक जाता है, इसलिए अपन ने उसको यूनिट ऑफ प्रेशर ही बना दिया। इसको अभी तुमको बिल्कुल हार्डकोर याद करके रखना है। चैप्टर पढ़ेंगे गैस लॉज, उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। 760 नहीं होगा तो क्या होगा, और क्या क्या प्रेशर हो सकता है, मरकुरी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, पानी भर देंगे तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर Hg क्या है सर? Hg मरकरी का सिंबल होता है, कार्बन का C होता है ना, ऑक्सीजन का O होता है, मरकरी का सिंबल Hg होता है। तो अपन जब बैरोमीटर में मरकरी भरते हैं और प्रेशर निकालते हैं तो 760 mm तक जाता है, इसलिए अपन उसको यूनिट में 760 mm ऑफ Hg लिखते हैं। यहाँ पर भी वही 1 mm ऑफ Hg। 1 mm ऑफ Hg 1 टॉर होता है, ये भी प्रेशर की यूनिट है। तो अगर यहाँ पे 760 mm है तो ये 760 टॉर हो गया, 1 atm है 760 टॉर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। STP पे अपन ने लिखा था ना 1 atm, तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm। अभी इस कंडीशंस में नॉर्मली जो आसपास का प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है। ठीक है सर बार इज इक्वल्स टू, बार मतलब क्या है? बार भी यूनिट है, पास्कल, बार, mmHg, टॉर, ये सब यूनिट है, सब प्रेशर की यूनिट है। जैसे मीटर सेंटीमीटर है ना, या लीटर और मीटर क्यूब है, ये भी वॉल्यूम की यूनिट है। वैसे बार, पास्कल, mmHg, टॉर, ये सब प्रेशर की यूनिट्स हैं। यस सर। तुमने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया क्या? अभी नहीं पढ़ा? पढ़ लिया सर, खत्म हो गया। पढ़ लिया सर। तो शायद आया हो उसमें यूनिट्स डिफरेंट। नहीं आया सर, बार और पास्कल और नहीं आया सर सिर्फ प्रेशर ही आया था। सर पास्कल आया होगा, पास्कल आया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आया था ना, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ सर, हाँ हाँ ये सर आया होगा, पास्कल ये और बाकी भी यूनिट है। फिजिक्स में नॉर्मली पास्कल, मीटर स्क्वायर और बार में ही काम हो जाता है। mmHg या फिर ये टॉर जो है वहां पे नहीं आता, तो कोई नहीं, वहां पे यूज नहीं होता। केमिस्ट्री में ज्यादा यूनिट यूज होती है। दिस इज, बार होता है ना जो नंबर्स के ऊपर लगता है, वो तो मैथ्स का बार है बेटा, वो तो जब नंबर रिपीट हो रहे होते हैं ना तो हटा के बार लगाते हैं, ये वो नहीं है। ये तो बस यूनिट है, जैसे ATM, जैसे पास्कल, वैसे इसको बोलते हैं बार। बार आता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर का शॉर्ट है बार। तो प्रेशर यूज करने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं ना, तो यूनिट बार बोलते हैं उसको, ठीक है ना। चलो, दिस इज लाइक ATM, पास्कल, बार, mmHg, सब प्रेशर की यूनिट लिख दी मैंने आपको। एज ऑफ नाउ ATM एंड दिस 760 mmHg ही काम आएगी, आई तो। वैसे तो आई एम नॉट श्योर कि अभी इसको ये यूज में भी आएगी इस चैप्टर में, पर कभी आएगा तो ATM में काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दिस वाज डेंसिटी, जो अपन किसी भी सब्सटेंस के लिए मास बाय वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। गैस के लिए यू कैन यूज ऑल्सो dm0/RT या pm0/RT, ये भी अपन यूज कर सकते हो, है ना। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो ये पास्कल जो है यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दो चीजें आ गई, उनको मिला के पास्कल बोलना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें समझने को क्या है, मैं बोल रहा हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकते हो, तो मैंने बोल दिया, तुमने मान लिया, बात खत्म हो गई। अब उसमें क्या समझोगे? मैं इसमें पास्कल की स्पेलिंग के अलावा और क्या समझाऊं?
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकते हो। इनमें से सबसे बड़ी यूनिट देख लेते कौन सी है। हैड टू बी 1 ATM, ATM ही होनी चाहिए, सबसे बड़ी तो ATM ही है। एक ATM में 10⁵ पास्कल है, एक ATM में 760 mm है, तो आई थिंक ATM इज द बिगेस्ट यूनिट। उससे एक्चुअल फर्क Yes. कुछ नहीं पड़ता ना, जिसका नंबर सबसे छोटा लगा है वो सबसे बड़ी यूनिट है। 1 ATM इज अप्रॉक्स 1.013 बार, तो ATM सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी, राइट। ये अपन ने जो पढ़ी है दिस इज डेंसिटी ना। यहाँ पे एक टर्म और होता है, अगेन ये सारे जो टर्म्स या जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ शायद अभी क्वेश्चंस में यूज नहीं हो, है ना, शायद अभी क्वेश्चंस में यूज ना हो, पर कहीं पे तुम्हें वो लिखी मिल सकती हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ। पढ़ेंगे अपन सब कुछ गैस लॉस में, ठीक है ना। अगेन देयर इज अ डिफरेंट टर्म कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। ये तो डेंसिटी थी, ये टर्म है वेपर डेंसिटी, इसको अपन सिंबल VD से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज इसमें आपको क्या याद रखना है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेंसिटी, ये डेंसिटी से अलग है, ठीक है ना। ये वेपर डेंसिटी जो टर्म है इसमें नाम में डेंसिटी आता है, पर ये मास बाय वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है, ठीक है। ये वेपर डेंसिटी है, दिस इज डिफरेंट देन डेंसिटी, ठीक है। अब ये डी कैसे है, तो वेपर डेंसिटी देखो होता क्या है, वेपर डेंसिटी होता क्या है, तो ये होता है, अगर अपन वेपर डेंसिटी डिफाइन करें तो ये होती है डी ऑफ अ गैस, स्पेसिफिकली फॉर गैस यूज होता है अपॉन डी ऑफ H2। कोई भी गैस ले लो ना, N2O2 H2 भी ले सकते हो, कोई भी गैस ले लो और उसकी डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो यू गेट वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये आपको चीज ऐसी है जो याद करना है, मे भी ये भी मत याद करो अभी, तो इसका एंड रिजल्ट है वो याद करना। कैसे आएगा देखो, वेपर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब इस चीज को, ये जो डी गैस है DH2 है, इसको अपन PM0/RT रख दो तो क्या आ जाएगा, ऊपर डी गैस में क्या आएगा P इंटू M0, जो भी गैस ली थी उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय RT, नीचे क्या आ जाएगा प्रेशर इंटू M0 ऑफ H2 क्या होता है, H2 का मोलर मास क्या होता है, H2 का 32 क्या आ जाएगा 2 होता है ना, क्या आ जाएगा, P से P कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, वेपर डेंसिटी बची क्या M0/2। आपको याद क्या करना है, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। दोनों में से कोई भी फॉर्म में याद कर सकते हो, सेकेंड वाला ज्यादा प्रेफर्ड है। मोलर मास ऑफ अ गैस इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ओवरऑल सब कुछ अगर छोड़ दें तो तुमको बस दो चीज याद रखना है, क्या, वेपर डेंसिटी इज नॉट डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम नहीं होता, अलग चीज है, केवल गैसेस के लिए यूज होता है। और किसी गैस की अगर हमें वेपर डेंसिटी दे रखी हो, किसी गैस की अगर हमें वेपर डेंसिटी दे रखी हो, तो उससे अपन मोलर मास ऐसे निकालेंगे कि उस वेपर डेंसिटी का डबल मोलर मास होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी है 16, एक गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी है 16, उसका मोलर मास क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी 16 है तो 32 आ जाएगा ना, है ना, 32 आ जाएगा। तो 32 आ गया, मतलब वो कौन सी गैस होगी, शायद ऑक्सीजन हो, O2 का मास होता है 32, यस सर। है ना, हो सकता है वो O2 हो। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल की गैस के लिए, क्या, ये सिर्फ गैसेस के लिए। हाँ ओनली फॉर गैसेस, यहाँ लिख देते हैं अपन, है ना, ओनली फॉर गैसेस। दिस इज ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। H2 के रेफरेंस में क्यों लिया, ये तो डाल्टन को पता होगा, डाल्टन ने जिसने इन्वेंशन करी थी, उसने बोला भाई H2 के टर्म में लो तो ले लिया। वैसे इफ यू वांट, जैसे अगर अपन यहाँ H2 की जगह, जस्ट अ सेकेंड, H2 की जगह ऑक्सीजन ले लेते तो यहाँ 2 की जगह 32 आता, वो भी एक तरह की वेपर डेंसिटी होती,
पर जब हम बोलते हैं कि वेपर डेंसिटी, तो हमने हमेशा उसको H2 के रेफरेंस में लिया हो सकता है। S भी हो सकती है क्या? S अकेले गैस नहीं होती, जो सल्फर है वो सॉलिड होता है। वो तो कोई भी गैस सकती है जिसका मोलर मास 30 हो, सब चलेंगी, पर सल्फर तो सॉलिड है ना। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर HCl गैस है, जैसे आपने बोला 32 के लिए हाँ ऑक्सीजन, कोई हाँ जैसे गैस मिलके दो एलिमेंट से मिलके गैस बनी हो तो उसका भी हाँ हाँ 32 हाँ हाँ निकल हाँ सकता है। HCl जैसे है, तो HCl गैस का मास होगा 36.5 होगा, 35.5 क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का 36.5। तो HCl की वेपर डेंसिटी क्या आएगी? HCl की वेपर डेंसिटी क्या आएगी? 36.5 बाई 18.25, है ना। जो भी गैस है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 उसकी वेपर डेंसिटी होती है। सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। जो भी गैस है उसका मोलर मास बाय 2 इज उसकी वेपर डेंसिटी। ऐसा नहीं है H2O2 ही लेना है, जो गैस, दुनिया की सब गैस, सबकी वेपर डेंसिटी इज उनका मोलर मास अपॉन 2। सर वेपर डेंसिटी मतलब उनके वेपर्स के बीच की डेंसिटी, ऐसा कुछ? एक तरह से हाँ। जब अपन गैसेस की बात करते हैं ना, तो अपन जैसे कोई डब्बा है उसमें गैस भर रखी है, अपन उस गैस को ऐसे देख के प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, एक्सपेरिमेंट कर करके तो निकाल सकते हो, पर देख के नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। तो जो वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, मैं गैस लॉज में पढ़ाऊंगा तुमको, वो अननोन गैस के मोलर मास को निकालने के काम आता है। मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ना अपन को उसका यूज है और ना अपने पास इतना टाइम है कि अपन एक ही चीज दो बार पढ़े, अभी यूज नहीं है, है ना। अभी तुमको ये फॉर्मूले की तरह काम में लेना है, जब तुमको यूज होगा मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। सर वेपर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ गैस एक ही चीज है? अलग चीज है, पहले ही बता रहा हूँ, इट इज नॉट डेंसिटी, इट इज नॉट डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और डेंसिटी डिफरेंट चीज है। गैसेस की डेंसिटी या तो आप सिंपल मास बाय वॉल्यूम से निकालोगे या PM0 बाय RT से निकालोगे, वेयर एज जब वेपर डेंसिटी निकालना है तो इट इज सिंपली M0 बाय 2। ये अलग चीज है ना, ये अलग चीज है। एक ही चीज होती तो मैं फिर से नहीं बताता, मैं जूम ही कर लेता, तुम निकाल लोगे। PV is equals to nRT, so sir वो हाँ, कितना रहता है? PV इक्वल टू NRT गैस की इक्वेशन होती है, गैस लॉज में हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में। उस PV इक्वल NRT से PM0 इक्वल DRT आता है। ये जो इक्वेशन लिखी है ना उसी से आती है, पर क्योंकि वो स्पेसिफिकली गैस की इक्वेशन है तो वी स्टडी दैट इन गैस लॉस चैप्टर, ठीक है ना। अभी आपको उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अभी आपको जिस चीज के क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में काम आएंगे ना, वो सब अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब होता तो बहुत सारी इक्वेशन है, होती तो रियल गैस की इक्वेशन भी है, वेंडरवॉल इक्वेशन, P माइनस ए में AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू VN माइनस B इक्वल्स RT, तो होती तो वो भी है, तो वो पढ़ाने लग जाऊंगा मैं अभी, ठीक ना। जब टाइम आएगा तो पढ़ेंगे। क्या बेटा? सर HCl का जैसे अपन वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो जहाँ अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन इसको 18 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, 2 से, हमेशा 2 से। ये फॉर्मूला आ गया ना, ये जो 2 आ गया ना, ये फिक्स्ड नंबर है, ये नहीं चेंज होगा। M0 जो है वो गैसेस के लिए अलग अलग होगा, तो जो भी M0 है वो रखो, बाय 2 कर दो। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या? सर अपन ने ATM की इतनी सारी यूनिट्स निकाली है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि अपन को कौन सी यूनिट कब यूज करना है। हाँ, मतलब मान लो कि तुमको बोला कि भाई किसी गैस की डेंसिटी निकालो और प्रेशर है 760 mmHg, तो तुम यहाँ पे 760 थोड़ी रखोगे, तुम ATM में रखोगे। देखो ये लिखा है ATM में रखना है ना। तो जो भी यूनिट में दे रखा हो, अभी किसी में नहीं देगा, अभी ATM में देगा वो। जिस भी यूनिट में प्रेशर दे रखा हो, कन्वर्ट इट टू ATM, फिर यहाँ पुट करो। और किसी का डाउट है कुछ? और किसी का डाउट है कुछ? ठीक है, जैसे मान लो अगर पूछ लूं मैं कि व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस की वेपर डेंसिटी क्या आएगी? 7 7 नहीं, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन गैस इज N2, 14 28 by 2 14, है ना, ध्यान रखना है।
अच्छा, मीथेन गैस CH4 गैस की डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या आएगी? 8 सर 8 8। ठीक है ना? राइट, 8 से 16/2 8। ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ सिंपल थिंग। आपको गैस का मोलर मास पता है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड उसकी वेपर डेंसिटी, है ना। अब यहाँ पे मैं एक टर्म और लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये डेंसिटी है ना, उसी तरह एक टर्म और होती है, लेट मी जस्ट चेक। स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती तो देखो डेंसिटी ही है, पर जैसे अपन देखें तो डेंसिटी जो फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम, उसकी यूनिट आएगी मास की यूनिट अपन वॉल्यूम की यूनिट, ऐसे ही पढ़ा होगा यूनिट डायमेंशन में। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती तो डेंसिटी है, बट इट इज विदाउट यूनिट। क्यों? क्योंकि दिस इज यूज्ड फॉर लिक्विड एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो किसी लिक्विड की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी का रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। सर पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे, एक सेकेंड, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? मैक्सिमम मैक्सिमम तो होती है, वैल्यू क्या होती है? 1। दिस वैल्यू इज 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी, सिंपल, सेम चीज है वो। पर आपको ये रेशियो होता है पता होना चाहिए। वैल्यू 1 है तो वैल्यू 1 होने के कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी सेम ही आ गई, पर एक्चुअली में वो क्या है? इट इज रेशियो, लिक्विड और वाटर की डेंसिटी का रेशियो। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? सर वेपर डेंसिटी भी यूनिट लेस होती है। हाँ, वेपर डेंसिटी भी यूनिट लेस है। देखो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दोनों की यूनिट सेम होगी ना, तो यूनिट कट गई। है, अपन ने यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया ना, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों की डेंसिटी की यूनिट कट जाएगी, मतलब ये डायमेंशन लेस, यूनिट लेस है। ये भी यूनिट लेस हो गया, है ना। और आपका ये वेपर डेंसिटी तो चलो ठीक है, यूनिट से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूनिट लेस हो गया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों की यूनिट कट जाएगी। सर एक बार आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दीजिए ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे गैसेस के लिए वेपर डेंसिटी है किसी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी, वैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन पानी की डेंसिटी। तो ये हाइड्रोजन के रिलेटिव है और ये पानी के रिलेटिव है, तो पानी की डेंसिटी की वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है, वैसे पानी की डेंसिटी 1 है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम चीज ही होती है, कुछ अलग नहीं है वो। तुमको बोला एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? 1.2 सेम होगी, है ना। बोला एक लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 1.5 और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.5, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? सर 1.5 क्वेश्चन में डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया, डेंसिटी ही है वो। ठीक है ना, डेंसिटी ही है वो। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ लिक्विड की होती है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज्ड फॉर लिक्विड एंड वेपर डेंसिटी यूज्ड फॉर गैस। सर डेंसिटी ऑफ वाटर की सर 1 ही क्यों होती है वैल्यू सर? कैसे होती है? क्यों होती है वैल्यू? वनी क्यों होती है वैल्यू? इंसान की 2 आंखें ही क्यों होती हैं? सर होती 4 आंखें कैसे? क्यों नहीं होती? सर होती कैसे आखिर सर? होती कैसे? पानी की डेंसिटी 1 बाथरूम होती में जाओ, बाथरूम में जाओ, है ना, 1 लीटर पानी लो और उसको नीचे जाके दुकान में कहीं पे वजन करके आना, तो 1 लीटर पानी का जो वजन निकलेगा उस वजन को उस पानी के वॉल्यूम से डिवाइड करना, वैल्यू आ गई, और जो आ गई वो याद कर लेना। ठीक है, ऐसे होती है। सर ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड सर मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल लेंगे ना डायरेक्ट? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मास बाय वॉल्यूम से आ जाएगी। हाँ,
मतलब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी है ये मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बता रहा, है ना, वो कैलकुलेशन करने के लिए बता, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर कभी डेंसिटी ना दे के स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दें तो सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछना है पूछो, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है कि भाई डेंसिटी 1 ही क्यों होती है, तो भाई जो होती है वो याद कर लो फिर, है ना। अब ऐसी चीजों का अपन कुछ कर सोच रखते हैं कि भाई वैल्यू 1 है तो है, खत्म, है ना। ऐसे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता। डेंसिटी ऑफ वाटर से क्यों डिवाइड करते हैं जबकि वो 1 है? डेंसिटी ऑफ वाटर से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि अपन जब लिक्विड्स की बात करें तो जो सबसे रेडिली सबसे इजीली अवेलेबल लिक्विड है दैट इज वाटर, और अपन को एक लिक्विड के रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, जो सबसे आसानी से मिल जाता है वो ले लिया, है ना, जो सबसे आसानी से मिल जाता है वो ले लिया। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन ले लो नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी क्या है, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है ना ऐसा कि भाई 28/2 करेंगे तो 14 आएगा, ये देखो आंसर आ गया, है ना। तो ये ऐसा है कि क्वेश्चंस में ऐसे यूज होता है। अभी हमने एज सच इफ यू चेक कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, मैं तुम्हें छोटी छोटी टर्म्स बता रहा हूँ, छोटी छोटी टर्म्स बता रहा हूँ, इन छोटी छोटी टर्म्स में क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड? हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। पर अब ये याद रख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू जो नंबर है वो सेम आएगा। मास बाय वॉल्यूम से हर चीज की डेंसिटी निकलती है, पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी, ये पर्टिकुलर चीजें हैं। जैसे गैसेस के लिए वी कैन ऑल्सो यूज वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वी कैन ऑल्सो यूज फॉर लिक्विड्स। तो मास बाय वॉल्यूम से तो सबके लिए काम हो जाएगा, वो तो सबका फॉर्मूला है ना, वो तो सबका फॉर्मूला है। एंड सो फिजिक्स में कल एक क्वेश्चन दिया था सर ने, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 थी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 10 kg पर मीटर क्यूब थी। सो सर इसमें तो दोनों डिफरेंट आ रहा है ना। तो बेटा अगर आप सुनो, जैसे क्या है कि जैसे आपको बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6, है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या थी? 10 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ 10 रखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगी, ये 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 136 kg पर मीटर क्यूब। समझ आ रहा है कि जिसमें ये वैल्यू 1 है ना, ये 1 वैल्यू होती है ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर एमएल में, ठीक है। तो अगर पानी की डेंसिटी 1 लेते हो इन ग्राम पर एमएल, तो ये डेंसिटी भी ग्राम पर एमएल में ही होनी चाहिए। तो उसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब थी ना, इसलिए वैल्यू 10 थी। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से डेंसिटी है, एक तरह से डेंसिटी है, अंतर समझना। इट इज जस्ट यूज टू चेंज यूनिट्स, कि अगर मैं पानी की यूनिट ग्राम पर एमएल लेता हूं तो लिक्विड की यूनिट भी ग्राम पर एमएल आएगी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करे ना। ये बस वैल्यू को बताने का एक तरीका है, ठीक है ना। मैं ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा बाद में, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लिक्विड्स में आप शायद यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रहे हो अभी, है ना। ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अभी आपको टर्म्स बस पता हो, बस आपको टर्म पता हो। जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी सेम है, खत्म बात, तुमको सेम मान लेना है। क्वेश्चन में कभी यूज आए तो दिमाग नहीं लगाना है ना। मैं इसको आपको वैसे भी इस पे एग्जाम्पल इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अपन को ये चीज पढ़ना थोड़ी अपना काम नहीं है। ये जितना समझा दिया उतना यूज करो, उससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और जब समय आएगा सब पढ़ लोगे, ठीक है ना, समय आ जाएगा तो सब पढ़ लोगे। क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि मोल कॉन्सेप्ट वर्सेटाइल चैप्टर है, उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग चीजें यूज हो जाती हैं, तो अपन को सब पता होना चाहिए। पर अपन हर चीज जो आगे की चैप्टर की है अभी नहीं पढ़ेंगे, जब टाइम आएगा तभी पढ़ेंगे, ठीक है। दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी, इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। दिस इज डेंसिटी रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इसका दूसरा नाम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी सेम चीज। किसी को कुछ डाउट है इसमें?
अभी जो बोर्ड है उस पे अपन ने 3 चीजें पढ़ी हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी है, हाँ है, इक्वल ही होती है, दोनों चीजें सेम है। अभी तक अपन ने जो लिखा है उसमें 3 ही चीजें पढ़ी हैं। दिस फॉर्मूला डेंसिटी फॉर गैस पी एम नॉट बाय आर टी, है ना, वेपर डेंसिटी एम नॉट अपॉन 2 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। दैट्स इट, बस कुछ और नहीं पढ़ा है, बस ये 3 चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। सर हाँ, सर अगर हम लिक्विड में मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें मास हम्म। क्या होगा? जो भी दो, मतलब जितना भी मास हो। वॉल्यूम क्या होगा, चलो ठीक है, मास सर वॉल्यूम तो 1 तो ठीक है, लीटर मैं है। बता दूंगा। वॉल्यूम बताओ। सर क्यों वॉल्यूम 10 लीटर नहीं हो सकता? 10 हाँ लीटर वो नहीं हो सकता? हाँ वो कितना भी हो सकता है, पर हम उसमें मास देखिए, क्या लेंगे? मास भी कितना भी हो सकता है बेटा, ये कोई बात हुई क्या? मैंने पूछा वॉल्यूम क्या होगा, तो वो तो कितना भी हो सकता है, तो मास भी कितना भी हो सकता है भाई। एक लिक्विड का मास और वॉल्यूम गिवन हो तो डिवाइड करोगे, डेंसिटी आएगी। अब मास और वॉल्यूम तो कितना भी हो तो सकता है सर वो ना। क्वेश्चन में गिवन होगा क्या कि मास ऑब्वियसली, यस यस यस, हाँ, मास ये है, वॉल्यूम ये है, सब गिवन होगा। और अगर मास और वॉल्यूम नहीं गिवन है तो मास और डेंसिटी ये होगी तो वॉल्यूम निकल जाएगा, डेंसिटी और वॉल्यूम दिया होगा तो मास निकल जाएगा। उस 3 में से 2 चीजें दी होंगी, 3 में से कोई 2 चीजें दी होंगी। समझ में आया? यस सर। नोट हो गया? कर लिया नोट? यस यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। तुम लोग इसको ना नोट प्रॉपरली करते रहना सब कुछ ना। किसी भी दिन रिकॉर्डिंग शेयर करना बंद कर दूंगा मैं। अगर इसमें हो कि रिकॉर्डिंग तो मिली जाती है, नोट्स उसको देख के बनाएंगे, तो मैं किसी भी दिन रिकॉर्डिंग शेयर करना बंद कर दूंगा। फिर नोट्स वोट्स तो नहीं बनेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन चीज पढ़ते हैं, एवरेज और मीन। एक ही बात होती है एवरेज या मीन की, मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर वेट, ये अपन मिक्सचर्स के लिए यूज करते हैं, नॉर्मली फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर मैं एक कंटेनर में 2 गैसेस को मिला के रख दूं, है ना, 2 गैसेस का मिक्सचर ले लूं, तो उस केस में हम ये तो बोल नहीं सकते कि अपने पास एक ही गैस है, गैसेस तो 2 हैं। तो उन गैसेस की मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर वेट है कॉल्ड एज एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का सिंबल होता है एम नॉट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का सिंबल होता है एम नॉट। और जब एवरेज निकालते हैं तब अपन उसमें इस तरह के ब्रैकेट लगाते हैं। तो दिस इज द सिंबल, एवरेज या मीन का सिंबल। दिस इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लेट्स चेक कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो अब जैसे एग्जांपल समझना कि अपने पास सपोज एक बॉक्स में 2 गैसेस हैं। एक गैस ब्लू कलर की है। सपोज ये ब्लू कलर की जो गैस है, सपोज ये जो ब्लू कलर की गैस है ये O2 है ना, नीली वाली जो गैस है वो O2 है, ऑक्सीजन। तो इस डब्बे में जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है?
तो गैस इज ऑक्सीजन, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 32 होगा, ठीक है। 32 अच्छा, सर। सपोज ये गैस O2 ना हो के N2 हुई, अगर ये मान लो ब्लू वाली गैस N2 है, 28। अब मान लो कि इस कंटेनर में मैं इस नाइट्रोजन गैस के साथ एक गैस और भर दूं लाल कलर की, तो दोनों गैसेस मिलके मिक्सचर बन जाएगा। तो ब्लू वाली गैस है नाइट्रोजन और रेड वाली गैस है ऑक्सीजन। अब इस डब्बे में जो गैस है उसका मास क्या है, मोलर मास? 60 नहीं, जोड़ते नहीं है। 30 भी एवरेज नहीं एवरेज 30 है ना, तो वो अपन एवरेज मोलर मास से निकालेंगे। समझना ऐसे कि जैसे अगर अपन एक तरह से, किसी ने आंसर 30 करा था, किसने आंसर करा था 30? सर मैंने। हाँ, Yes, sir. कैसे निकाला 30? सर मैंने दोनों का मास प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, दोनों के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करना वैसे तो कुछ गलत नहीं है, पर अब मैं डायग्राम नहीं बदल रहा। पर मान लो कि यहाँ पे जो नीले नीले पार्टिकल हैं वो तो बहुत सारे हैं और लाल वाला पार्टिकल एक ही हो, तब भी एवरेज वैसे ही आएगा क्या? तो है ना। देखो समझना, एवरेज का देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंपल सी चीजें समझना है ना। कि जैसे मान लो अपने पास ये डायग्राम जो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ, भले ही मत बनाना, इफ यू वांट बनाना है तो बना भी सकते हो। कि अपने पास सपोज एक बॉक्स है ना, उस बॉक्स में 3 बॉल है 4-4 kg की, ठीक है, 4-4 किलो की 3 बॉल है बॉक्स में। इस बॉक्स में जो बॉल है उनका एवरेज वेट कितना है? 4 क्योंकि सारी बॉल का वेट क्या है? 4 है। अब इसी बॉक्स में मैंने क्या करा, 3 2-2 kg की बॉल और रख दी। माइक बंद करो जिसका भी चालू है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। 3 सर। अगर मैं इसमें 3 2-2 kg की बॉल और रख दूं, यशवंत बेटा, या तो आप अपने बैकग्राउंड साउंड बंद करा करो या माइक बंद रखा करो, बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए, राइट। अब इस केस में मैंने 3 2-2 kg की बॉल और रख दी, तो बॉल्स का एवरेज वेट क्या आएगा? 3 सर। 3 आएगा। अब समझना, मान लो यहाँ पर एक ही बॉल होती है ये वाली, तो भी एवरेज 3 आता क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, 4 kg की भी एक बॉल होती तो मैं बस 3 आएगा नहीं आएगा? यस सर। आता। अब 3 आ जाएगा। तो जो एवरेज है वो किस पे डिपेंड करा? 2 चीजों पे। एक तो इन बॉल का अपना अपना मास कितना है, और दूसरा इन बॉल्स का नंबर कितना है। अगर ये बॉल्स का नंबर सेम है तो एवरेज क्या आ जाता है? इन दोनों का सम बाय 2। इसमें भी होगा ऐसा, पर इनका नंबर अगर अलग अलग है तो एवरेज अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। माइक बंद करके रखो अपना अपना सब, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। मान लो अपने पास 3 बॉल है 4 kg की, कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? माइक बंद करके रखो यशवंत, शालिनी। 4 kg की 3 बॉल है, 4-4 kg की 3 बॉल है, और सपोज इसी बॉक्स में अपन कुछ बॉल्स और पुट कर लेते हैं। लेट्स से 2 kg की बॉल पुट कर दो 5, ये लो, ठीक है। अब पहले तो सपोज इनका एवरेज निकालना है। बहुत सिंपल काम है, ये जो अपन करेंगे ना, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एवरेज मोलर मास निकल जाएगा। देखना कैसे, यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एवरेज को। तो मैं तुमको एवरेज मास का फॉर्मूला दे रहा हूं, वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है।
एवरेज आएगा, टोटल मास करो, टोटल नंबर से डिवाइड, एवरेज निकल आएगा। ठीक है, करते हैं अपन कैलकुलेशन एवरेज मास की। टोटल मास कैसे, तो 4 kg वालों का टोटल मास, 4 kg वालों का टोटल 12 कैसे आया, 3 × 4 प्लस 3 क्या है इनका नंबर, 3 क्या है इनका नंबर, और 4 क्या है इनका मास, 3 × 4 प्लस 2 kg वालों का टोटल मास 2 × 5 डिवाइडेड बाय नंबर, ये 3 और ये 5, 8, मैं यहाँ पे 3 + 5 लिख रहा हूँ। इस कैलकुलेशन में आपको एक एक नंबर क्लियर होना चाहिए, 3 क्या, 4 क्या, 2 क्या, 5 क्या। स्टार्ट विथ ये 3 क्या था, नंबर ऑफ 4 kg balls, 4 kg बॉल्स का नंबर, 4 क्या है उनका मास, है ना। इसको एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे कर लो, पहले 5 फिर 2 लिख देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, बात तो एक ही है। हाँ, 5 क्या है, 2 kg वाले बॉल्स का नंबर, और 2 क्या है उनका मास, और नीचे दोनों नंबर्स का सम। ठीक है, दिस इज 12 + 10 22/8, तो 22/8 क्या हो जाएगा, 2.6, तो 2.75। ठीक है, ये एवरेज आ गया। वैल्यू कुछ भी आया अपन को उससे नहीं फर्क पड़ता, पर इफ यू चेक, अगर हम एवरेज देखें तो वो एवरेज कैसे कैलकुलेट करा, नंबर्स पे फोकस करना। अगर ये समझ आ गया ना तो यहाँ पे बहुत आसानी रहेगी। 3 क्या था, एक तरह की बॉल का नंबर, इंटू 4 क्या है उन तरह की बॉल्स का मास, 5 क्या है दूसरे तरह की बॉल्स का नंबर, इंटू 2 क्या है उनका मास, उनका जो अपना मास है, और अपॉन दोनों बॉल्स के नंबर का सम। ये जो मैंने एवरेज कैलकुलेट करा, समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, तो जब तुम गैसेस का एवरेज मास निकालोगे, एवरेज मोलर मास निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला तो देखो यही होता है। डिफरेंस क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहला नंबर लिया था 3, तो 3 क्या था, इस तरह की बॉल का नंबर, तो उसकी बजाय गैसेस में तुम नंबर की बजाय नंबर ऑफ मोल्स लोगे। समझ आया क्या बोला मैंने? यहाँ पे तो 3 बॉल दिख रही थी ना, यहाँ पे कितने पार्टिकल है, तो पार्टिकल के नंबर की जगह अपन क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्लस इंटू 4 क्या था, kg एक तरीके का इसका मास। तो गैसेस के लिए तुम 4 की जगह लोगे एक किसी गैस का मोलर मास, जैसे मान लो N2 तो 28 प्लस 5 दूसरी गैस का नंबर, तो यहाँ पर ले लोगे गैसेस में दूसरी गैस के मोल्स, इनटू क्या करोगे उस गैस का मोलर मास, जैसे O2 में 32, और नीचे दोनों के मोल्स का सम। तो जब अपन गैसेस की बात करेंगे, ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास प्लस मोल्स इंटू मोलर मास अपॉन सम ऑफ मोल्स। ये अपना गैसेस के एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सो गैसेस की एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, ये राइट वाली चीज लिख ली, हटा दूं? यस सर। गैसेस के एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 अपॉन N1 प्लस N2। स्टैंडर्ड सिंबल यूज करे हैं, N इज मोल, M इज मोलर मास। तो गैसेस के मोल्स और मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय मोल्स। सो बेसिकली मैंने तुम्हें एग्जांपल इसलिए बताया था ताकि तुम इसको गैसेस से रिलेट कर पाओ। यहाँ पर जो हमने बॉल्स का नंबर लिया उसकी जगह मोल आ जाएंगे, जो बॉल्स का मास लिया उसकी जगह मोलर मास आ जाएगा। एंड इफ इट सेम थिंग, सेम चीज करना है, मोल्स इंटू मोलर मास। क्या 3 आ सकती है, बहुत 4, 10, 15, 20, 100 गैस भी आ सकती है, वो भी बताऊंगा मैं, बट सिमिलरिटी समझ आई दोनों में। गैसेस तो कितनी भी ले लो, सिमिलरिटी मोल्स इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, अच्छा अब अगर सपोज अपने पास एक से ज्यादा गैस, 2 से ज्यादा गैस आ जाएं,
तो यही चीज करना है। 2 गैस थी तो N1 M1 प्लस N2 M2, 3 गैस होगी तो प्लस N3 M3, 4 गैस तो N4 M4, और नीचे 3 गैस N1 प्लस N2 प्लस N3, 4 गैस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो जितनी भी गैसेस है ऊपर उनके मोल्स और मोलर मास को जोड़ते जाओ और नीचे मोल्स जोड़ते जाओ और डिवाइड करोगे तो एवरेज मोलर मास निकल आएगा। ठीक है, जब अपन ऐसा करते हैं तो इसको मैथमेटिकली समेशन NI अपॉन समेशन NI लिखा जाता है। अब आई एम श्योर कि तुमने समेशन अभी तक नहीं देखा होगा, सो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है एक्चुअली। देखा है सर, 10th में था हमको। पढ़ा है सर, पढ़ा है क्या सर, difference पढ़ा है है? सर। 10th में था। 10th में सर कर ही लिए। हाँ, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है अमन, केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। जब लिक्विड या वैसे तो देखो ऐसा है कि अपन मिलाने को सब चीजें मिला लो, पर नॉर्मली आपसे ये चीज गैसेस के लिए पूछ ली जाएगी। अपन ने तो बॉल पे अप्लाई करा था तो भी आ गया ना, पर ये अपन को जो कॉन्सेप्ट है लगाने को गैसेस पे ही मिलेगा। ठीक, 10th में पढ़ा था तो बहुत ही अच्छी बात है। समीशन NI/MI का मतलब है जितनी भी गैसेस हैं उनके रिस्पेक्टिव मोल्स और मोलर मास को जोड़ दो मल्टीप्लाई करके, तो नीचे मोल को जोड़ दो, डिवाइड करोगे तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 2 गैसेस होती है, मैक्स टू मैक्स 3 गैसेस होंगी, तो यू कैन सिंपली यूज दिस, सेम चीज लिखी है। ठीक है, चलो बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, फिर मैं एग्जांपल लूंगा। हाँ, ये समीशन ये बता दो। समेशन का मतलब है कि मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करो, जितनी गैसेस हैं उतनी गैसेस की मोल्स मोलर मास को मल्टीप्लाई करो और जोड़ते जाओ, नीचे मोल्स को जोड़ते जाओ। जैसे 2 गैसेस थी तो N1 M1 प्लस N2 M2, 3 होंगी तो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, नीचे 3 गैसेस N1 प्लस N2 प्लस N3, 4 गैसेस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। उसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। चलो, और किसी को कुछ डाउट है? एग्जांपल ले रहा हूं उसके बाद में। सर अगर गैसेस हो सर तो डबल सर अगर 2 गैसेस दी गई तो क्या 2 गैसेस दिए हैं? 2 गैसेस ही तो दिए हैं। जैसे देख, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, वन को N2O2 दे दिया है ना, यहाँ पे N2 और O2 2 गैसेस दे दी, तो इस N2 और O2 के गैसेस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा? N2 का मास होता है 28 मोलर मास, O2 का होता है 32। इन दोनों के मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा एवरेज? 30 नहीं होगा, क्या होगा? 28 इंटू N2 के मोल प्लस 32 इंटू O2 के मोल अपॉन N2 के मोल प्लस O2 के मोल। जो भी मोल दे रखे हो वो पुट करोगे तो आ जाएगा। सर फिर तो गिवन मास दिया रहा होगा ना? दे रखा होगा, मोल्स दिए होंगे, मोलर मास तो अपन को पता ही होता है, ये N1 N2 दिए होंगे, मोल्स तो पता ही होते हैं ना। मोल्स देना जरूरी है, वो कभी नंबर ऑफ पार्टिकल भी दे सकता है या वॉल्यूम भी दे सकता है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल दे सकता है। अब नहीं, अपन सिग्मा IIT की वाला कौन सा तैयारी कर फॉर्मूला रहे है हैं ना, वहाँ IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि अच्छा सर ने तो बोला था मोल्स दिए हैं, मोल्स नहीं दिए तो हम तो सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन। थोड़ा तो दिमाग तुम भी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, है ना? सर सिग्मा वाला कौन सा सर है? क्या बेटा? सिग्मा सर ये आपने लगाया सिग्मा NI/MI। सिग्मा, हाँ सिग्मा जो 10th में पढ़ा। देखो मैं फिर ऐसा है कि अगर तुम इतना दिमाग खाओगे मेरा तो मैं हटा दूंगा, तो काम तुम्हारे कुछ है नहीं, वो काम का कुछ है नहीं। जितनी गैसेस हैं उनके मोल्स मोलर मास को मल्टीप्लाई करो, जोड़ते जाओ, नीचे सबके मोल्स को जोड़ दो, एवरेज मोलर मास आ जाएगा, जिसको लिखने का तरीका होता है सिग्मा। ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाओ, अपन को सिंपली मोल इंटू मोलर मास को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना है, नीचे मोल को जोड़ते जाना है, डिवाइड करोगे तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा। अब तुम वैसे बोलो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, मैं मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ फिर, है ना, सिग्मा का फॉर्मूला बता देना स्टार्ट कर देता हूँ, तो उतना अपन नहीं दिमाग लगाएंगे उसमें। सिग्मा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर अपने पास ज्यादा गैसेज आ जाती हैं तो बार बार इन टर्म्स को ना लिख के सिग्मा की तरह लिख दिया जाता है, तो लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेशन इससे ही होगी। ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? सर गैस के केस में हम मोलर मास को कैसे करने वाले हैं? मोलर मास क्या बेटा? मतलब मोलर मास जो आएगा, जैसे N2 का 20 है तो O2 का 32 है, तो इनटू मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन?
उनसे मोल को मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स अपन को जनरली गिवन होते हैं, ओके सर। है ना। एक लास्ट चीज फिर एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्या कि ये अपन जो एवरेज मोलर मास निकाल रहे हैं, ये इस केस में किसका मोलर मास है? सर मिक्सचर का। और O2 पे मिक्सचर का। मिक्सचर का, दोनों का मिक्सचर का। हाँ बेटा अभी सेम है, दोनों के मिक्सचर का ना। तो जब अपन जैसे सपोज मैं पूछूं, अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद करते हैं कि N2 गैस का मोलर मास होता है 28। N2 गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है? N2 गैस की वेपर डेंसिटी सर 14। 14। अच्छा, O2 गैस का मोलर मास 32, O2 गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है? 16। है ना। अगर मैं N2 और O2 का मिक्सचर ले लूं, ये इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी क्या होगी? N2 की अकेले बता दी, 15। कैसे निकाला 15? एवरेज मोलर मास आएगा इस फॉर्मूले से ना, तो जब इसको आधा करोगे तो वेपर डेंसिटी आएगी। सो कॉन्सेप्ट बेसिकली नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि अपन को गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कैसे निकालना है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी? m एवरेज अपॉन 2। बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नया नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम एवरेज मोलर मास निकालना सीख ही गए हो, तो उसको आधा कर दोगे तो वही वेपर डेंसिटी मिक्सचर की हो जाएगी। जैसे अगर अपन एग्जांपल ऐसा ले कि N2 और O2 का अमाउंट इतना ले लें कि इसका एवरेज मोलर मास 31 आ गया, आ सकता है 31 एवरेज मोलर मास, इसका 28 है, इसका 32 है, तो एवरेज 31 आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता सर, है ना। एवरेज 31 आ गया सपोज, तो वेपर डेंसिटी क्या होगी उस मिक्सचर की? 31/2। मतलब तुमको ध्यान किस पे देना है? एवरेज मोलर मास निकालने पे। कुछ ने बोला वेपर डेंसिटी बताओ, तो आधा कर देना। वो तो जो भी एवरेज हो, एक गैस हो, जो भी मोलर मास है उसका आधा वेपर डेंसिटी होती है। जो वेपर डेंसिटी वाला पार्ट है, समझ आया? जो भी एवरेज हो, जो भी मोलर मास निकालोगे हाफ कर दो, वेपर डेंसिटी कहलाएगी वो। ठीक है? यस सर। ठीक है। हाँ सर जैसे अपन मास में मास प्लस करते हैं तो वो कंजर्व रहता है, तो इसमें वॉल्यूम प्लस करेंगे तो कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, वॉल्यूम बहुत अलग चीज होती है। वॉल्यूम इज नॉट सेम एज मास। वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं होता मास की तरह। मास जो होता है वो कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करोगे तो मास नहीं बदलेगा, वॉल्यूम बदल जाएगा। गैसेस के लिए गैसेस का वॉल्यूम अपने आप में बहुत अलग चीज है, उसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने से खुद से ऐसी चीजें नहीं करना, ठीक है ना। तुमने मास को मास में जोड़ा, तुम वेइंग मशीन पे खड़े हुए, तुम्हारा मास आया 40 किलो और तुमने बैग ले लिया 10 किलो का, तो मास 50 किलो हो गया। ये तो होता है, तो हमेशा होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर तुमने एक डब्बे में गैस भरी और उस डब्बे का वॉल्यूम था 10 लीटर, उसी डब्बे में तुमने एक और गैस भर दी तो वॉल्यूम 10 लीटर है ना। तो ये थोड़ी अजीब चीज है, अपन समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अपने से वॉल्यूम में वॉल्यूम को, गैसेस के वॉल्यूम में वॉल्यूम को नहीं जोड़ना है। ठीक है ना। पानी में कर सकते हो, लिक्विड में कर सकते हो, पर गैसेस में नहीं करोगे। ठीक है, इसीलिए अपन को गैस लॉ चैप्टर पढ़ना है, उसमें अपन को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राइट। मास में मास तो जोड़ते ही है, तो जोड़ दो। एग्जाम्पल करते हैं इसका एवरेज मोलर मास निकालने का, है ना। फाइंड एवरेज मोलर मास एंड डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी of 2 mole hydrogen and 1 mole helium gas mixture। एक गैस का मिक्सचर है, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल हीलियम गैस है। तो उसका एवरेज मोलर मास, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास और वेपर डेंसिटी क्या होगी? गैसेस मिक्सचर में 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हीलियम गैस।
नहीं आएगा मोलर मास 2। मोलर मासेस गलत ले लेते हो तुम लोग अब तक। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 होता है, हीलियम का 4 होता है। 3 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। अपूर्व ने सही निकाला है, और उसके पहले एक और किसने निकाला था? देवेश ने। नंदिनी ने भी ठीक निकाला है। माइक बंद करो राम, माइक बंद करो। 8/3 आंसर आएगा। काफी लोगों ने सही निकाला है। 8/3 आएगा एवरेज मोलर मास, और 8/6 या फिर 4/3 आएगा वेपर डेंसिटी। देखो कैसे, ये अपना मिक्सचर, इसमें है H2 और हीलियम। बार बार बता दिया, H2 जो है उसको, हाइड्रोजन को H2 लेना है, हीलियम तो हीलियम ही है। इसके मोल दे रखे हैं 2 मोल, इसके मोल दे रखे हैं 1 मोल। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, H2 के मोल 2 इंटू मोलर मास 2, हीलियम के मोल 1 इंटू मोलर मास 4 अपॉन टोटल मोल्स 2 + 1 3। 4 2 इंटू 2 4 + 4 8/3। ये आ गया एवरेज मोलर मास। ये आ गया एवरेज मोलर मास। वेपर डेंसिटी क्या होती है? तो वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके तरीके अलग अलग हो जाएंगे, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखो यही रहेगा। चेक करो, ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सर हाँ बोलो। ये 1 × 4 क्यों किया? क्या करते हैं अपन हीलियम में, क्या करेंगे? हीलियम में हाँ, क्या लिखा है ये? हाँ बताओ बेटा, ये क्या लिखा है? ये N2 क्या है? ये N2 है, ये हीलियम का 1 मोल। 1 ले लिया, और मोलर मास N2 का, हीलियम का, सॉरी हीलियम का 4। हाँ समझ गया आ गया समझ आ गया। मोल्स इनटू मोलर मास। हाँ हाँ बेटा, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया था। इतने सारे लोग थे कि मैं रिपीट नहीं कर पाया। ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का है श्रेया, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट है ये। कहीं भी पढ़ लो, किसी भी चैप्टर में, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे पढ़ाया मोलर मास का, एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में है, क्योंकि अपन इसमें पहली बार मोल पढ़ते हैं ना, तो यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके अपन को क्वेश्चंस करना है अब। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, बट अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा बड़ा सा, तो वो उसमें टाइम लगेगा। तो अपन इसके क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। वर्कशीट आज पोस्ट करूंगा, उसको सॉल्व करना। सर इस क्वेश्चन इन सर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्कशीट भेजना ना सर। इससे रिलेटेड वर्कशीट थोड़े दिन में आएगी, है ना। अभी मैं जो वर्कशीट पोस्ट कर रहा हूँ उसमें पिछले कॉन्सेप्ट है। टिल देन आप बिगनर्स बॉक्स के 10 क्वेश्चन कर लो। यस सर। नहीं 10 नहीं करना, रुको 9 करना, 10 अभी नहीं कर पाओगे शायद। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस बिगनर बॉक्स 1 के कर लो। सर वर्कशीट कर दोगे क्या? आज वर्कशीट अभी दे रहा हूँ, है ना। इनफैक्ट जस्ट वेट, मैं अभी पोस्ट कर ही देता हूँ, तो सब लोग चेक कर लो। सर बिगनर बॉक्स का सर। हाँ बेटा बोलो। बिगनर बॉक्स के कितने क्वेश्चन करने हैं? 9 क्वेश्चन बिगनर बॉक्स 1 के। 9? हाँ 9 क्वेश्चन। सर। हाँ बेटा। सर केमिस्ट्री का मॉड्यूल भी भेज देना। बेटा आपने वो लिंक नहीं चेक करी क्या? देखो ऐसा है कि
लिंक से अगर डाउनलोड करना समझ जाओगे तो आपको आसान रहेगा, आप कभी भी कर सकते हो। ओके सर। लिंक से एक बार यूज करके देखो ना, लिंक में सब कुछ पड़ा हुआ है। यस सर। तो आपके लिए तो बनाया है वो मैंने, तो आप उसको यूज सर करना आ गए समझो। सर आ गई वर्कशीट। हाँ, ये वर्कशीट आ गई, इसको मैं वहां पे पुट कर रहा हूँ, आपका लिंक में भी पुट कर रहा हूँ, तो वहां भी सेम ही चीज है। ठीक है ना। चलो, मैंने असाइनमेंट लिंक में भी पुट कर दिया है और आपको ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिया है ना। उसके साथ में मैं होमवर्क भी दे देता हूँ, बिगनर बॉक्स 1 क्वेश्चन 1 to 9। ठीक है ना। चलो, फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट है ना? वैसे वैल्यू देखो एक ही होती है। मॉलिक्यूलर मास जब अपन बात करते हैं तो उसको एमयू में निकालते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट तो एक ही है। हाँ, वो तो एक ही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज। मोलर मास और मोलर वेट भी? मोलर मास मोलर वेट, मास और वेट को फिजिक्स में अलग अलग बोलते हैं। ग्रेविटी, हाँ बोलो। ग्रेविटी इंक्लूड नहीं करते वेट में? फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में नहीं होगा मोलर मास और वेट में? नहीं, अंतर नहीं बताते। ओके। ऐसा है कि एग्जैक्ट अंतर तो वही, फिजिक्स पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो, अंतर है तो है, पर केमिस्ट्री में बात करते में इतना उसमें दिमाग नहीं लगाया जाता कि अच्छा ये है मोलर मास है तो ग्रेविटी यूज करना है, नहीं है तो नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं लगाया जाता। उसमें वेट और मास को एक ही ले लिया जाता है। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी ठीक से। सर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मोलर मास सेम होगा? हाँ सेम होगा। ओके। चलो, लीव कर सकते हो मीटिंग। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो लीव कर दो। ओके, बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर।